Assalamu alaikum, this is Junaid. Good morning. Today, our agenda to learn about how to prepare and organize outline. So, I am here with my fourth lecture of business communication. Inshallah, we will cover many topics, a lot to know, a lot to discuss. As always, we begin. Let's start. How do you prepare outline? Identify your topic or thesis statement. जब आपने आउटलाइन को प्रिपेयर करना है सबसे पहले आपको ये पता हो कि टॉपिक क्या है। पहले टॉपिक को अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? जो ऐसे आप ये टॉपिक लिखने जा रहे हो, इंट्रोडक्शन में जब आप सीधा टॉपिक को हिट करते हो, जो 2 से 4 लाइनें आप स्टार्टिंग में इलेबोरेट करते हो, यानी कि या तो राइटर्स की हाँ में हाँ मिलाते हो, ठीक है, या फिर आप उसे निगेट करते हो, तो दिस इज़ कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट। और बकिया जो भी पैराग्राफ और जितनी भी लाइंस होती हैं वो इस थीसिस स्टेटमेंट को ही इलेबोरेट कर रही होती हैं। डिसाइड व्हाट पॉइंट्स यू वुड लाइक टू डिस्कस ड्यूरिंग योर पेपर। इस चीज़ को ध्यान में रखें या डिसाइड करें कि कौन से पॉइंट्स आप पेपर के दौरान लिखना चाहेंगे जब आपने आउटलाइन प्रिपेयर करनी है। काफ़ी आपने पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट्स वैलिड है, ठीक है, दैट पॉइंट वुड बी अप्रोप्रिएट ऑन इफ़ आई इंक्लूड इनटू अ पेपर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट्स है ना, ये अप्रोप्रिएट है, इसको मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। पुट यूर पॉइंट्स इन लॉजिकल। लॉजिकल मीन्स पुट यूर पॉइंट्स इन अ लॉजिकल मैनर्स। अगर आपने हिस्ट्री बयान करनी है तो पहले 1990 आएगा, फिर बाद में 1991 आएगा, फिर 92 93, ऐसे ये चीज़ें आपने देखनी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लॉजिक देनी है आपने कोई न्यूमेरिकल ऑर्डर, सो दैट ईच पॉइंट कनेक्ट बैक टू यूर मेन पॉइंट्स। आपने जो न्यूमेरिकल वगैरह जो अपने डेटा आपने जो पुट करना है, उसमें आपका हर पॉइंट्स है ना वो पिछले पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हो, यानी कि यूनिफाइड हो, एक ही थॉट चलती आ रही हो। ये ना हो कि एक पॉइंट में आप कुछ और बात करें, दूसरे में उसी को निगेट करें, यानी डिस्टोर्शन आ जाएगी। फिर जो रीडर होता है, पढ़ने वाला, उसका जो इंटरेस्ट होता है ना वो लूज़ हो जाता है, वो डेविएट कर जाता है अपने असल मकसद से। तो बेहतर ये करें कि आपने जो बात पीछे कही है उसी को कैरी ऑन करते हुए अपने नेक्स्ट पॉइंट को आपने लिखना है। राइट पॉसिबल ट्रांजिशन बिटवीन पैराग्राफ। पैराग्राफ के दरमियान है ना अपने पॉसिबल ट्रांजिशन वर्ड्स का मतलब ये होता है कनेक्टर, ऐसे वर्ड्स जो कि दूसरे पैराग्राफ को जोड़ते हैं, जैसे कि ऑन द अदर हैंड, बट, वाइल, व्हेन। ये जो कनेक्टर होते हैं ना सारे, मेन वाइल, ठीक है, इन ऑर्डर टू, इन एडिशन, फर्दर मोर, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं कनेक्टर होते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं जो एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ जोड़ते हैं। फिर आपने जब आउटलाइन प्रिपेयर करनी है तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप बैकग्राउंड थोड़ा सा देते हो, बैकग्राउंड, बल्कि इंट्रोडक्शन में थोड़ा बैकग्राउंड देते हो। फिर थीसिस स्टेटमेंट का मतलब है आपने सीधा, ये आपके इंट्रोडक्शन में ही आती है मेरा ख्याल है, आपने सीधा टॉपिक को हिट करना है। आइदर यू आर अपोजिंग टू यूर इंस्ट्रक्टर यूर राइटर, और यू आर इन अ फेवर ऑफ योर राइटर, या तो आप उसके अगेंस्ट होंगे या आप उसके फेवर में होंगे, ठीक है। अगर ना आप उसके फेवर में ना आप उसके अगेंस्ट है तो वो आपसे मोस्टली ये कह देता है कि इलेबोरेट करें। फिर आपने अपने पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उस ऐसे को इलेबोरेट करना है। थीसिस स्टेटमेंट यही होती है कि ऐसे को सीधा हिट करना, और बाकी जितने भी टेंसेस होते हैं ना वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। आपने जो थीसिस स्टेटमेंट में आपने जो इलेबोरेट किया ना उसको आपने फिर डिस्क्राइब करना है, आर्गूमेंट्स देने हैं, लॉजिक्स देने हैं, अपने प्रूफ करना उस बात को। मेन आइडिया क्या होता है? मेन आइडिया भी यही होता है कि जो कि आप इंट्रोडक्शन में लिखते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई बात बताता हूँ, या आप कोई ड्रामा वगैरह देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं। अब कोई बंदा पूछता है मूवी कैसी थी, आप उसे ये नहीं बताएंगे कि यार हीरो यूँ गया, यूँ पैदा हुआ, ये चीज़। तो आपने सिर्फ जस्ट उसे मेन आइडिया बताना होता है कि यार मूवी ये है, लव स्टोरी है, ये है, ठीक है, मेन कैरेक्टर्स का डाउनफॉल दिखाया गया, ये लूप होल्स है मूवी में। तो आप जस्ट उसे मेन आइडिया बताते हैं, आप उसे जस्ट 6 and 7 बताते हैं, आप उसे होल स्टोरी नहीं बताते। यानी कि अगर आपने 2 घंटे की मूवी देखी तो आप 2 से 4 मिनट में सम अप कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड मेन आइडिया। स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स जो आपने
थीसिस में या इंट्रोडक्शन में जो जो बातें कही हैं, जो जो मेन पॉइंट्स आपने लिखे हैं कीवर्ड्स, अब आपने उनको इलेबोरेट करना है पैराग्राफ की फॉर्म में। फिर आपने उसके आर्गुमेंट्स देने हैं, आपने एग्जांपल देनी है, एंड पे आके आपने उसे कंक्लूड कर देना ऐसे को। ठीक है, फिर ऐसे को या अपने आउटलाइन को कंक्लूड कर देना। कंक्लूजन में वही वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं जो आपने इंट्रोडक्शन में यूज़ किए थे, यानी कि उन्हीं को मोल्ड आउट करके समराइज़ करके जितनी भी बातें आपने कही हैं उनको एक शॉर्ट फॉर्म में लेके आके आपने कंक्लूड कर देना। विजुअल एड क्या होती हैं? विजुअल एड्स आर आइटम्स ऑफ विजुअल मैनर। ऐसे आइटम होते हैं जो कि विजुअल मैनर यानी देखने के उस मैनर्स में काम करते हैं, सच एज ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, ग्राफ हो गए, फोटोग्राफ्स हो गई, वीडियो क्लिप्स एट्सट्रा यूज इन एडिशन टू स्पोकन इन्फॉर्मेशन। वीडियो क्लिप्स जो होते हैं आप वो कहते हैं कि स्पोकन में और भी ज़्यादा एडिशन है। विजुअल एड आर चूजन डिपेंडिंग ऑन देयर पर्पस। ये चूज़ की जाती हैं, ये आपके पर्पस पे, मकसद पे डिपेंड करती है कि आपका मकसद क्या है, तब आप उसे यूज़ करते हो विजुअल एड। ये विजुअल एड हैं, देखें जैसे टाइप्स ऑफ विजुअल एड। ये मैंने टाइप्स नहीं हम पढ़ रहे, सिर्फ हम विजुअल एड पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने 2-3 तस्वीरें इसमें ऐड की हैं, तो आपको पता होगा कि अगर कोई डेटा हम प्रेजेंट करते हैं तो आप उसको डेटा को किस तरह विजुअल एड में लेके आ सकते हैं। देखना ये विजुअल एड है तो इसमें समझना आसान नहीं होगा। जैसे कि रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हो तो आप ओरल में लोगों को 10% समझ में आती है, विजुअल में 35% समझ में आती है, और विजुअल और ओरल दोनों में लोगों को 65% तक समझ में आती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह किसी डेटा को आप प्रेजेंट करते हैं तो ये विजुअल फॉर्म में, तो एक तो ये होता है कि आपके लिए भी आसानी हो जाती है क्योंकि सारे मेन पॉइंट्स आप एक ही डायग्राम में या शेप में डाल देते हो। दूसरा ये है कि देखने वाले को भी इजीली समझ में आ जाता है। तो ये विजुअल एड होते हैं जब आप तस्वीर, फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स वगैरह का जब आप इस्तेमाल करते हो तो ये सारी क्या कहलाती हैं? विजुअल एड कहलाती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। अब जो रीड करते हो आप, रीडिंग करते हो, कोई पैराग्राफ रीडिंग करते हो या कोई स्टोरी आप रीड आउट करते हो तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? कोग्निटिव मेंटल स्टिमुलेशन एंड ब्रेन एक्सरसाइजिंग। अब जिस तरह के हमारी बॉडी को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है ना, और हमारे पेट को जैसे खाने की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे दिमाग को भी कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है, और वो होती है आपके दिमाग को इन्फॉर्मेशन की। और इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू आएगी? रीडिंग के थ्रू आएगी। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। जब आप पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग की भी भूख है ना, तो आपकी दिमाग की भूख इससे मिटती है। रीडिंग सबसे पहले इसका ये बेनिफिट्स है, ये इंपॉर्टेंस रखती है। वोकेबलरी एंड नॉलेज एक्सपेंशन। जब आप रीडिंग करते हो तो आप कुछ न्यू वर्ड सीखते हो, उससे जब आप रीडिंग करते हो तो आप कुछ न्यू वर्ड सीखते हो, उससे क्या होता है? आपकी वोकेबलरी में इजाफा होता है। ठीक है। एंड नॉलेज एक्सपेंशन। जब जाहिर बात है आप नई न्यू चीज़ें पढ़ोगे तो आपका नॉलेज भी वास्ट हो जाएगा, आपको ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता लगेगा। थर्ड पॉइंट, स्ट्रेस एंड टेंशन रिलीफ। स्ट्रेस एंड टेंशन रिलीफ का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आपके माइंड में घूम रही है जो कि आपको टॉर्चर कर रही है, तो स्टडी एक ऐसी चीज़ है, जब आप उसे आप स्टडी करना स्टार्ट करते हो तो आप बाकी चीज़ों को भूल जाते हो, तो आपको वो स्ट्रेस और टेंशन से रिलीफ देती है। मोस्टली बुक्स में ये भी है कि वहाँ स्ट्रेटजी बताई होती है कि आप कैसे कंप्रीहेंड कर सकते हैं, ओवरवेल्ड आ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर। फोर्थ वन, हेल्प विद डिप्रेशन एंड डिसिथमिया। अब डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन भी वही है, इसका मतलब ये जो हमने वर्ड पढ़ा है डिसथीमिया, इसका मतलब होता है डिसऑर्डर। अगर आपकी पर्सनैलिटी में कोई डिसऑर्डर है या आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो स्टडी आपको हेल्प आउट करती है कि आप इस चीज़ से बाहर निकल आएँ। तो ये स्टडी है जो सारी चीज़ें आपको बताती है। मेमोरी इम्प्रूवमेंट एंड बेटर फोकस। आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करती है। स्टडी करने से बंदे को चीज़ें, जब बंदा एक बार कोई चीज़ आपने पढ़ ली, ठीक है, अब आप भूल गए, आप जब दोबारा पढ़ोगे तो वो आपकी मेमोरी में, आपकी मेमोरी इम्प्रूव हो जाएगी, यानी चीज़ वो फिर आपको नहीं भूलेगी। एंड बेटर फोकस, फिर आप बेटर फोकस करते हो पढ़ते वक्त, क्योंकि आप फिर क्रिटिकल रीडिंग करते हो। आप कहते हो कि राइटर का पर्पज़ क्या है, राइटर का कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें आप जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हो तो ये चीज़ें फिर आपके माइंड में होती हैं। स्ट्रेंथन योर राइटिंग एबिलिटी। जाहिर बात है जो बंदा पढ़ता है उसके पास वो कैब होगी, ठीक है, उसका नॉलेज
एक्सपेंड होगा, जब ये सारी चीज़ें, जब वास्ट वोकेबलरी होगी, वैराइटीज़ ऑफ वोकेबलरी होगी उसके पास, तब जाहिर बात है कि उसकी राइटिंग में भी स्ट्रेंथ आएगी, उसकी राइटिंग और ज़्यादा मजबूत होगी, उसे स्ट्रक्चर पता लगेगा कि कौन सा राइटर कैसे पैराग्राफ में किन वर्ड को कैसे यूज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इन्हेंस योर इमेजिनेशन एंड एम्पटी। इमेजिनेशन का मतलब ये होता है कि आप जब कोई पीस ऑफ राइटिंग आप पढ़ते हैं या कोई नावल आप वगैरह पढ़ते हैं, तो आप करेक्टर्स वगैरह को और उसके स्टोरी को आप एक माइंड में एक तख़य्युल बना लेते हो, और जो वर्ड्स होते हैं वो उसके करेक्टर होते हैं आपके। ठीक है, आपने कोई स्टोरी पढ़ी है, अब आपने दिमाग में वो क्रिएट कर ली कि वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था, वो एक इमेजिनेशन आपकी बन गई। ये किसके थ्रू बनी है? स्टडी के थ्रू। फिर जो आपके वर्ड्स होते हैं वो उसमें करेक्टर का रोल प्ले करते हैं। तो आपकी स्टडी यहाँ पे भी आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। पॉइंट नंबर 8, बूस्ट यूर स्लीप। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नींद दिलाती है स्टडी। मोस्टली ये होता है हमारे कल्चर में, ये कहा जाता है कि जब भी हम बुक्स खोलते हैं तो हमें नींद आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप कुछ न्यू चीज़ आप पढ़ते हो, ठीक है, न्यू आइडियाज़ वगैरह आप सीखते हो, तो वो आपको रिलीफ का बायस बनती है। जब आप किसी प्रॉब्लम का आप सलूशन निकाल लेते हो तो वो आपका रिलीफ का बायस बनती है, जो कि आपका स्ट्रेस आपका कम करती है, आपकी एनजाइटी कम करती है, आप जो नर्वस होते हो उसको वो कम करती है। फिर आप ये होता है कि ईज़िली आप सो सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टडी आपकी नींद में इजाफा करती है, बस ये है कि जितनी भी देर आप सोते हो फिर आप सेटिस्फाई होते हो खुद से। इन्जॉय योर एंटरटेनमेंट एंड पीस। एंटरटेनमेंट को इन्जॉय करता है। मोस्टली बुक्स आपने देखा होगा कि बड़ी फ़नी बुक्स भी लिखी होती हैं, बड़ी चीज़ें लिखी होती हैं। जब आपको रीडिंग हैबिट की डेवलप हो जाए ना, मैं कहता हूँ कि आपको कोई दोस्त मज़ा नहीं देता, कोई मूवी मज़ा नहीं देती जो आपको बुक्स मज़ा देती हैं। रीडिंग हैबिट जिस बंदे में हो गई, वो फिर किसी चीज़ों को नहीं देखता। आपने देखा होगा कितने ज़्यादा लोग हैं जो कोई मोटिवेशनल स्पीकर बना हो, ये सब लोग पढ़ पढ़ के पढ़े हुए हैं। ठीक है, चीज़ों को पढ़ के ही चीज़ें आती है ना, जब आप कोई चीज़ पढ़ोगे नहीं तो कैसे आएगी। पॉइंट्स नंबर 10, रीडिंग कैन ब्राइटन योर डे। अब आपका डे जो होता है उसको खुशगवार बना देती है रीडिंग। मिसाल के तौर पे अगर आपने सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ा है, ठीक है, कहीं आप जाते हो, डिस्कशन होती है, तो आपको पता होता है कि यार न्यूज़पेपर में क्या आया था, आज मौसम की प्रेडिक्शन क्या है, आज मौसम कैसा होगा। ठीक है, ये ज़्यादा सारी चीज़ें जब आप रीड आउट करके चले जाते हो, या आपको पता है कि कोई अगर आज प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना, ये स्ट्रैटेजी है ना सारी, ये रीडिंग के थ्रू आती हैं। ठीक है, या एक्सपीरियंस बंदा जिसने ये चीज़ें पढ़ी हो, आप उसके पास बैठ जाएं तब भी आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें रीडिंग के थ्रू आती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्प यू टू ब्रॉडन योर माइंड। जो स्टडी होती है ना वो आपके दिमाग को खोलती है। ठीक है, जो बंदे कंजर्वेटिव होते हैं, मिसाल के तौर पे आप अपने पेरेंट्स या अनसेस्टर्स या बाव अजदाद को देख लो, तो हम कहते हैं कि यार बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। वो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, उस टाइम में स्टडी नहीं थी। ठीक है, अब स्टडी ज़्यादा वास्ट हो गई है, लोग ज़्यादा एजुकेशन को हासिल कर रहे हैं। जो एजुकेशन ले रहे हैं तो वो आपका माइंड को ब्रॉड करती है, चीज़ों को आप फिर काफ़ी जाविये से, काफ़ी पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देखते हो। सिर्फ एक ऑर्थोडॉक्स नहीं हो जाते आप, एक चीज़ पे जम नहीं जाते। आपको पता होता है कि नहीं यार मैंने ये चीज़ पढ़ी है, इसका ये भी सोल्यूशन हो सकता है, ये भी सोल्यूशन हो सकता है। तो स्टडी आपका माइंड खोलती है। ठीक है, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।